ओके दोस्तों, 4G स्क्वायर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स लेके प्रेजेंट हूँ, जिसमें हम राज्य के बारे में बात करेंगे। यानी राज्य के ऊपर एक आप टिप्पणी लिखनी होगी या इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना होगा। तो राज्य के ऊपर आप क्या लिखोगे? सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊँ तो राज्य जैसे कि आपके जैसे आपने सुना होगा कि राज्य मतलब जैसे भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं, तो उस संदर्भ में भी लिया जा सकता है। लेकिन राज्य जो है बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा और समय समय पर बदलता गया एक कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि जैसे भारत एक राज्य जिसमें यूपी, बिहार ये सब आते हैं, तो आप ये स्टार्टिंग में लिख सकते हो। लेकिन आप इसको प्राचीन काल में कैसे डिवाइड करोगे, इसको अलग अलग विचारकों ने क्या वक्तव्य दिया है उसको कैसे डिफाइन करोगे? तो सिंपल सा आप लिखोगे कि राज्य मतलब बेसिकली एक शासन है, एक सत्ता है। राज्य जो है आप देखते हो एक सरकार के रूप में देखते हो, एक संस्था के रूप में देखते हो, एक अलग अलग साम्राज्य के और शासक जो अलग अलग समय पे अलग अलग शासक हुए हैं उसके रूप में भी राज्य को देखा जाता है। तो हम बात करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, और उसके वर्गीकरण अगर करना चाहें यानी उसको हम डिवाइड करना चाहें तो राज्य को हम कितने संदर्भों में डिवाइड कर सकते हैं? हम कह सकते हैं जैसे शुरुआत में जैसे आप देखोगे आदिवासी राज्य हुआ करते थे। उसके बाद कह सकते हैं कि प्राचीन राज्य हुआ करते साम्राज्य, जिसमें मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्ता साम्राज्य से लेकर फिर बड़े बड़े सुल्तानों के साम्राज्य हुए, मुगल साम्राज्य हुए, तो उसको भी हम साम्राज्य कह सकते हैं। उसके बाद फिर यूनान के नगर राज्य हुए हैं, उसको भी हम कह सकते हैं। रोमन का जो विश्व साम्राज्य है उसको हम राज्य कह सकते हैं। उसके बाद फिर एक मध्य युग में एक सामंती राज्य हुए हैं, उनको भी हम कह सकते हैं। फिर आधुनिक युग में एक राष्ट्रीय राज्य का एक कॉन्सेप्ट आया, हम उसको कह सकते हैं राज्य था। या अभी जो आधुनिक संदर्भ में चल रहा है यानी राज्य का जो एक अलग अलग विचारकों ने विचारधाराओं के रूप में चल रहा है, जैसे कल्याणकारी, उदारवादी, मार्क्सवादी, हम उस रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर राज्य एक बहुत बड़ा विस्तृत आपका एक कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मली आपको ये बैकग्राउंड आप ये सब चीज़ लिख सकते हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। उसके बाद आप बाकायदा एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से लिखोगे। तो राज्य बेसिकली बनता किस चीज़ है? अगर हम राज्य के अगर देखेंगे तो राज्य में 4 चीज़ें शामिल होते हैं, तत्व शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें वहाँ की एक ज़मीन होनी चाहिए आपके पास, जिसे बोलते हैं एक टेरिटरी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका एक सरकार होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आपकी वहाँ की जनसंख्या होनी चाहिए, तब जाके राज्य कंप्लीट होता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपकी प्रभुसत्ता, यानी एक सॉवरेनिटी होनी चाहिए वहाँ के लोगों के पास, वहाँ की सरकार के पास। तभी हम कह सकते हैं कि वो एक कंप्लीट राज्य है। तो यानी राज्य में जो 4 तत्व मैंने आपको बताया यानी एलिमेंट जो मैंने आपको बताया, यानी वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का एक भूभाग जिसे हम टेरिटरी कह सकते हैं, वहाँ की सरकार या कि वहाँ के जो भी टाइप की सरकार हो, चाहे वो राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो जिसे हम कह सकते हैं मोनार्की जिसे राजतंत्र कहते हैं, ओलिगार्की जिसे कुलीन तंत्र कहते हैं, या वहाँ पे डेमोक्रेसी हो या लोकतंत्र हो, कोई से भी अगर व्यवस्था हो तो हम उसे कह सकते हैं कि वहाँ पे एक सरकार है। लेकिन उस सरकार के पास आपकी एक प्रभुसत्ता होनी चाहिए, तभी हम उसे कंप्लीट राज्य मान सकते हैं। जैसे भारत एग्जाम्पल मानते हैं कि भारत जब 1947 से पहले ब्रिटिशर्स के जब कब्ज़े में था तो उनके पास वो सब कुछ थी। यानी हमारे पास जो है वो अपनी सरकार थी, हमारी जनसंख्या भी थी, हाँ हमारी सरकार भी थी, लेकिन हमारे पास क्या नहीं थी? हमारे पास एक प्रभुसत्ता नहीं थी। तो हम कह सकते हैं भारत एक इंडिपेंडेंट एक स्टेट नहीं था या कंट्री नहीं थी। तो भारत को जाना जाता था यानी ब्रिटिश का एक साम्राज्य, यानी कॉलोनियल ऑफ द ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स के हम कॉलोनियल थे, यानी उसके एक उपनिवेश थे। तो इस तरीके से भारत एक संपूर्ण राज्य नहीं था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत एक कंप्लीट एक पूरी तरीके से एक राज्य बना और देश बना। तो हम कह सकते हैं आप थोड़ा सा ये बैकग्राउंड या भूमिका इस तरीके से छोटा सा डाल सकते हो, जो कि आपका लेख लिखने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं। अगर हम प्राचीन यूनान के विद्वानों की बात करें, जिसमें सबसे बड़ा नाम प्लेटो और अरस्तु का आता है, तो वो राज्य को एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। नैतिक संस्था मतलब क्या है? यानी राज्य एक सभी संस्था है, यानी जिसका काम है समाज के सभी लोगों को सुख प्रदान करना। इस तरीके से अरस्तु जो है वो यह कहते हैं कि जो राज्य है वह वहाँ के लोगों या समुदाय से मिलकर बना हुआ है, यानी गाँव और घरों का ही एक संघ के रूप में हम राज्य को कह सकते हैं, जिसका मेन जो नैतिक गुण है वो यह है कि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, सभी लोग उसमें सहभागी हो और एक साथ वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। यानी प्लेटो और अरस्तु दोनों का ही कह सकते हैं कि राज्य को वो एक समाज का बिल्कुल अंग मानते थे, या कह सकते हैं कि समाज और राज्य बिल्कुल एक ही है। इस तरीके से कह सकते हैं कि राज्य जो है वो बेसिकली व्यक्ति के भले के लिए बना हुआ है, और उस तरीके से वो राज्य को एक आदर्शवादी मानते थे। यानी राज्य जो है वो व्यक्ति के लिए एक भले के लिए है, और व्यक्ति राज्य से अलग नहीं हो सकता। जैसे अरस्तु कहते हैं कि अगर समाज या राज्य से अलग कोई व्यक्ति रहता है तो या तो वो पशु है या तो वह देवता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूनान में जो है वो एक आदर्श राज्य के बारे में या एक नैतिक संस्था के रूप में उसे देखा जाता था।
यहाँ पे अरस्तु भी अपने राज्य के सिद्धांतों को वर्गीकरण करता है, यानी वो सिंपल सी भाषा में कहता है कि राज्य को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि उसका गुण देख सकते हैं वो किस तरह का राज्य है। अगर वहाँ पे एक व्यक्ति राज्य कर रहा है तो हम सिंपल कह सकते हैं वहाँ पे एक मोनार्की है, जिसे हम कह सकते हैं राज्य, एक तरह राजतंत्र है, वहाँ पर एक ही व्यक्ति राज कर रहा है। उसके अलावा दूसरा जो है वहाँ पे हम उसे कह सकते हैं वहाँ पे ओलिगार्की, यानी ओलिगार्की के बारे में अरस्तु कहता है कि वहाँ पे कुछ लोग मिलकर कर शासन कर रहे हैं तो उसे ओलिगार्की कहेंगे। उसके बाद जिसे वो पॉलिटी कहता है, या अगर वहाँ पे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का मतलब वहाँ पे है कि वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति अगर रूल कर रहे हैं, या जो वहाँ पे जनता का राज्य है तो उसे वो पॉलिटी कहता है, जहाँ पर स्वाभाविक संस्था जो है वो उसी को मानता है, जहाँ पर सभी के सभी व्यक्ति वहाँ पे रूल करते हैं। तो अरस्तु ने इस तरीके से बांटा है। अरस्तु के बाद भी कुछ जो आधुनिक काल में या जो उसके बाद जो हैं वो अलग अलग राज्यों को बांटते हैं। जैसे गणतंत्र के बारे में, गणतंत्र मतलब रिपब्लिक होता है, जहाँ पर जो देश का हेड होता है वो बेसिकली इलेक्टेड होता है, उसे यानी रिपब्लिक कहा जाता है, यानी इस तरह का राज्य भी होते हैं। फिर वहाँ पे कहीं पे धर्मतंत्र भी होता है। धर्मतंत्र मतलब थियोक्रेसी होता है। थियोक्रेसी मतलब जहाँ पर धर्म के जो पुजारी वगैरह होते हैं वो रूल करते हैं। उसके बाद राजतंत्र, जैसे राजतंत्र नाम से ही पता चल रहा है एक तरह से वहाँ पे एक सिंगल राजा होगा, वही रूल करेगा। उसके बाद हम कह सकते हैं वहाँ पर कहीं किसी देश में एकात्मक राज्य भी होते हैं। एकात्मक राज्य मतलब जहाँ पर सारी की सारी पावर किसी एक सत्ता के हाथों में होती है, भले ही वो इलेक्टेड हो। जैसे हम कह सकते हैं यूके में जो है वो इस तरह की व्यवस्था है। उसके बाद कहीं पे एक फेडरल सिस्टम कह सकते हैं। फेडरल सिस्टम मतलब होता है आपका संघात्मक राज्य। संघात्मक राज्य का मतलब होता है जहाँ पे शक्तियाँ अलग अलग केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में बटी हो सकती हैं। तो इस तरीके से राज्य को अलग अलग व्यवस्थाओं में बांटा जा सकता है। अब हम बात करेंगे आदर्शवादी राज्य की। आदर्शवादी राज्य का मतलब क्या है, जिस नाम से ही पता चल रहा है आदर्शवादी बेसिकली राज्य को जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी राज्य बहुत ज़्यादा मायने रखता है उनके लिए। देश सबसे पहले आता है जैसे, और ये जो चीज़ें हैं वो बेसिकली फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में जो बेसिकली राष्ट्र राज्य का जो कॉन्सेप्ट है 19वीं शताब्दी में, उस समय काफ़ी 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये बहुत चीज़ें डेवलप हुई, जिसमें बेसिकली हम राज्य को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया, व्यक्ति को कम इंपॉर्टेंट दिया गया। तो इस व्यवस्था को हम कह सकते हैं आदर्शवादी है। जैसे इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है आपका हीगल का। हीगल कहता है कि राज्य सबसे पहले है और व्यक्ति है जो राज्य का ही एक अंग है। तो राज्य के भले के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पर व्यक्ति की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करी जाती है। तो वैसी विचारधाराओं का उद्देश्य यह था कि राष्ट्र को सबसे पहले शक्तिशाली बनाया जाए। राष्ट्र कुछ भी कर सकता है, और वो एक तरह से जैसे हीगल कहते हैं कि जो राष्ट्र है या जो राज्य है वो बेसिकली जो है धरती पर बेसिकली ईश्वर का रूप है, यानी भगवान का जो रूप है वो राज्य ही है। तो यानी अगर आप राज्य की कोई चुनौती प्रदान करोगे या राज्य को कोई चैलेंज करोगे तो आप एक तरह से ईश्वर को चैलेंज कर रहे हो। तो इस तरीके से आप आदर्शवादी राज्य का सीधा सीधा मतलब यह लिखोगे कि राज्य जो है बेसिकली एक तरह से ईश्वर का अवतार है, उसे हम उसके बिना हम नहीं रह सकते। यहाँ पर व्यक्ति की कम वैल्यू की जाती है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू करी जाती है वो आपका राज्य की करी जाती है। तो इसलिए हम इसे आदर्शवादी राज्य कहते हैं। इसके बाद कह सकते हैं कि इसी समय हमारा इससे पहले बेसिकली आदर्शवादी से पहले जो उदारवादी और व्यक्तिवादी स्वरूप राज्य का सामने आता है। राज्य का जो उदारवादी स्वरूप है सबसे पहले जिसका जनक माने जाते हैं वो जॉन लॉक माने जाते हैं, जिन्होंने राज्य को सीमित तो नहीं करा लेकिन उन्होंने व्यक्ति को 3 आज़ादी दी, यानी 3 प्राकृतिक अधिकार दिए जिसे कह सकते हैं नेचुरल राइट। और वो 3 राइट आपके कहते हैं यानी आपके संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू फ्रीडम। तो ये जो 3 राइट्स है ये बेसिकली जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति के पास होना चाहिए, राज्य इसे नहीं छीन सकता है, और तभी बेसिकली यहाँ से उदारवाद का जन्म होता है या एक तरह से लोकतंत्र की नींव पड़ती है। उसके बाद बेसिकली कुछ उपयोगितावादी आते हैं जो कि बेसिकली इकोनॉमिक्स या जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उससे जुड़े हुए थे। वो कहते हैं कि व्यक्ति को बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति अपना सुख जानता है, जिसे हम कह सकते हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, इसे हम उपयोगितावादी भी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि व्यक्ति अपना सुख जानता है और उसे जो करना है वो खुद करे, अपनी संपत्ति अधिक से अधिक अर्जित करे। यह बेसिकली जो सिद्धांत है ये कैपिटलिस्ट के या पूंजीवादियों के संदर्भ में दिया जाता है, और इसी को हम कह सकते हैं एक तरह से नकारात्मक या व्यक्तिवादी या इंडिविजुअलिज्म और नकारात्मक
स्वतंत्रता भी कहते हैं सिद्धांत को, जिसमें व्यक्ति को अधिक से अधिक खुला छोड़ने की बात करते हैं। और राज्य का काम सिर्फ ये होता है कि व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने दिया जाए, उसे हर वो काम करने दिया जाए जो वो करना चाहता है। बट राज्य का काम सिर्फ कितना होगा, राज्य का काम सिर्फ ये होगा कि वह बस उनकी संपत्ति की और उनकी सुरक्षा करे। उनको जैसे मर्जी है वैसे वो संपत्ति अर्जित कर दिया जाए, उनको घूमने दिया जाए, उनको कोई भी व्यवस्था, कोई भी कार्य करने दिया जाए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शुरुआत में जो व्यक्तिवादी में जो आपके नाम आते हैं वो आपके जर्मी बेंथम है, एडम स्मिथ हैं, ये लोग आते हैं और यह राज्य को बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड करना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उदारवादी और व्यक्तिवादी शब्द एक काफ़ी जुड़ा हुआ है। शुरुआत में व्यक्तिवादी जो थे वो नकारात्मक थे, उसके बाद धीरे धीरे सकारात्मक बदला और राज्य के जो क्षेत्र है, जो अधिकार है, वो बढ़ता गया। जब उदारवादी और व्यक्तिवादी समाज की जब बुराइयां सामने आती हैं, जब वो एक व्यक्तिवादी के नाम पर वहाँ पे जब शोषण होने लगता है, तब वहाँ पे एक अलग विचारधारा का जन्म होता है, जिसे कह सकते हैं साम्यवादी राज की कल्पना या साम्यवादी राज की कल्पना का एक तरह से विकास होता है। अब यहाँ पे समाजवादी राज्य और साम्यवादी राज्य यानी एक सोशलिस्ट और एक कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ है या जो स्टेट्स हैं उसमें डिफरेंट होता है। इसमें डिफरेंट क्या है, जो समाजवादी राज्य है उसका मतलब यह होता है कि वहाँ पे राज्य तो रहेगा, लेकिन राज्य के जो भी संसाधन है, जो भी उत्पादन उस राज्य में जो भी उत्पादन के संसाधन होते हैं, उस पर राष्ट्र का कंट्रोल होगा। राष्ट्र ये डिसाइड करेगा कि किस तरीके से उसका वितरण किया जाएगा, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, अधिक से अधिक लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे। तो वैसे सिचुएशन को हम कह सकते हैं समाजवादी राज्य। इसमें राज्य की भूमिका बहुत अहम हो जाती है क्योंकि सभी चीज़ें राज्य के कंट्रोल में रहती है। तो इसे हम कह सकते हैं समाजवाद। बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन कर दिया है। इस साम्यवाद का व्यवस्था का मतलब होता है कम्युनिस्ट जो नेशंस हैं उसका मतलब यहाँ पे ये होता है उस सिस्टम में राज्य को ही ख़त्म कर दिया जाता है, यानी वहाँ पर राज्य विहीन और कोई वर्ग विहीन समाज की कल्पना करते हैं। वहाँ पे कोई स्टेट ही नहीं रहेगा और स्टेट के लिए वहाँ पे जो काम करेगा वो करेगा कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ की जो पार्टी होगी साम्यवादी पार्टी, वो एक तरह से काम करेगा। उनका मकसद यहाँ पे होता है कि वहाँ पे कोई वर्ग नहीं रहेगा, सभी वर्ग मिट जाएंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब एक बराबर होंगे वहाँ पर। और उसकी सभी देख रेख जो करेगी वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। तो इस तरीके से वहाँ पर एक सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। तो वैसी व्यवस्था या वैसे राज्य को हम कह सकते हैं वहाँ पे साम्यवादी राज्य की कल्पना करी गई, जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों पे आधारित थी। और ऐसा हुआ भी 1917 में जो रशिया में जो क्रांति होती है वो मार्क्सवाद के सिद्धांत पे ही होती है और जिसका नेतृत्व वहाँ पे लेनिन ने किया। उसके बाद वहाँ पे चाइना में 1949 में माओ के अंडर में यह साम्यवादी क्रांति होती गई और उसके बाद वो साम्यवादी राज्य का विस्तार होता गया और ये बहुत बड़े एक ग्रुप में फैल गया। और जो बाद में सबसे बड़ा ग्रुप था जिसका नाम था USSR यानी यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम कह सकते हैं सोवियत संघ। तो इस तरीके से साम्यवादी राज्य का भी अपना ही एक बहुत बड़ा विस्तृत प्रभुत्व क्षेत्र था। ओके, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने डाउट्स को इसी तरह पूछते रहिए। मैं आने वाले टाइम में सारी वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा। धन्यवाद।